नमस्कार। सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम अध्याय के चौथे भाग को लेकर हम प्रस्तुत हैं। इसमें हम कुछ समूह से संबंधित कुछ और तत्वों की चर्चा करेंगे, जिसमें कि अनुरूपता, आज्ञा पालन और इस जैसा ही और बहुत तत्व होंगे, जिनके बारे में जानकारी हमारे लिए बेहद आवश्यक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सामाजिक प्रभाव क्या है। सामाजिक प्रभाव के समूह एवं व्यक्ति हम लोगों पर प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव हम लोगों को अपने व्यवहार को एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तित करने के लिए बाध्य कर सकता है। सामाजिक प्रभाव उन प्रक्रमों को इंगित करता है जिसके द्वारा हम या हमारे व्यवहार एवं अभिवृत्तियां दूसरे लोगों की काल्पनिक या वास्तविक उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। दिन भर में हम कई ऐसी अनेक स्थितियां होती है जिसका हम सामना करते हैं, जो हमें प्रभावित करती है या उस तरीके से सोचने के लिए विवश करती है। वो टेलीविजन का कोई विज्ञापन हो सकता है, रेडियो से कोई नाटक गाना हो सकता है, या माता पिता अध्यापक मित्र की कोई बात हो सकती है। कुछ स्थितियों में हम लोगों पर जो होता है वो सामाजिक प्रभाव बहुत अधिक प्रबल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग उस प्रकार के कार्य को करने की ओर प्रवृत्त होते हैं जो हम दूसरी स्थितियों में नहीं करते। तो इसी में हम इस खंड में हम 3 महत्वपूर्ण समूह प्रभाव प्रक्रमों की चर्चा करेंगे, एक एक करके। देखिए कि किस तरह व्यक्ति पर समूह का प्रभाव या समाज का प्रभाव पड़ता है। यहाँ देखिए, ये एक व्यक्ति है, इसके चारों तरफ चूंकि एक समाज कह सकते हैं, ये व्यक्ति हैं तो इन्हें हम समाज के रूप में देख सकते हैं। तो सभी कुछ न कुछ क्रिया अंतःक्रिया करेंगे और व्यक्ति प्रभावित होता है। इसी तरह देखिए कि ये सभी व्यक्ति हैं, तो इसका प्रभाव इस पे, इस व्यक्ति का इस पे फिर इस व्यक्ति का इस पे पड़ रहा है, इस व्यक्ति का इस पर पड़ रहा है। इस तरह पारस्परिक अंतःक्रिया होती रहती है और हर व्यक्ति पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम समूह प्रभाव प्रक्रमों के पहले तत्व अनुरूपता पर चर्चा करेंगे। अनुरूपता का अर्थ है समूह प्रतिमान या मानक, अर्थात समूह के अन्य सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करने से है। वो लोग जो अनुरूपता का प्रदर्शन नहीं करते, उन्हें भी सामान्य कहा जाता है। ये जो लोग होते हैं, इन पर अन्य लोगों की तुलना में अधिक ध्यान दिया जाता है जो अनुरूपता का प्रदर्शन करते हैं। एक उदाहरण से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक विद्यालय में अगर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो कुछ लोग एक विरोध पत्र लेकर आते हैं कि नहीं, मोबाइल फोन आवश्यक है, इसे लेकर आना भी आवश्यक है। व्यक्तिगत रूप से अगर हम मानते हैं कि यह नियम तर्कसंगत है, तो इसे लागू कर देना चाहिए। लेकिन यह कहीं न कहीं ये लगता है कि यदि हमने अगर इस पत्र पर अपने दस्तखत कर दिए या साइन कर दिए, तो हम अनेक मित्रों को खो देंगे जो इस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इस बात से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनके लिए बुरे हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो अगर हम सहमत हैं हस्ताक्षर करने के लिए, तो एक तरह से हमने सामाजिक प्रभाव को अभिव्यक्त किया है। यही अनुरूपता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि अनुरूपता का प्रभाव किस रूप में, ये एक बाह्य घेरा है, इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। फिर यह देखिए, एक से फिर यह इतनी दूरी है, तो फिर ये दूसरा है, फिर यहाँ से 2 बढ़ रहा है। इस तरह बनते बनते एक जाल की तरह यह बनता चला जाता है।
यहाँ भी वही स्थिति है कि एक जो समूह प्रक्रम है वह जाल का क्रम ले लेता है। अनुपालन में ऐसी बाह्य स्थितियां होती है जो व्यक्ति को अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रभाव को स्वीकार करने के लिए बाध्य करती है। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण व्यक्ति यह है, यहाँ देखिए महत्वपूर्ण व्यक्ति यह है। किसी व्यक्ति के अनुरोध पर एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने को भी अनुपालन कहते हैं। अभी हम अनुपालन की चर्चा कर रहे थे, तो यह देखिए कि अनुपालन, यह व्यक्ति किसी चीज को पढ़ा रहा है तो बाकी जो लोग हैं इस व्यक्ति के विशिष्ट तरीके के व्यवहार को अपने तरीके से स्वीकार करते हैं। यह अनुपालन की घटना होती है। अनुपालन मानकों के अभाव में भी घटित होता है। जैसे स्वच्छ पर्यावरण के सामुदायिक समूह का एक सदस्य अगर आपकी बाइक या वाहन पर एक स्टिकर प्लास्टिक थैलों को नहीं कहिए को चिपकाने का अनुरोध करता है, ऐसा करने के लिए आप समूह मानक या प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध के बारे में अपनी व्यक्तिगत मान्यता के कारण सहमत नहीं होते, बल्कि आप सिर्फ इसलिए सहमत होते हैं कि अगर मेरी बाइक पर कोई चिपका भी देता है स्टिकर तो इससे मुझे किसी भी तरह की हानि या समस्या नहीं है। तादात्मीकरण। तादात्मीकरण सहमति तलाशने या अनन्यता तलाशने पर आधारित प्रक्रम को इंगित करता है। तादात्मीकरण हम देख सकते हैं कि इधर इतने लोग हैं, तो अगर बीच में ही यह व्यक्ति असहमति व्यक्त करता है तो यह जो एक बनती हुई कड़ी है कि सभी लोग एक एक विचार पर सहमत है, वो यहाँ से टूट जाती है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति सहमत नहीं है, इसीलिए यह कड़ी बीच से टूट रही है। फिर उसी तरह से है कि एक व्यक्ति है, ये इससे सहमत हो सकता है, ये इससे सहमत हो सकता है, तो इस तरह बनते बनते अगर एक सबों में एक सहमति हो जाती है तो तादात्मीकरण स्थापित हो जाता है। अब आते हैं आंतरिकीकरण। यह सूचना या जानकारी तलाशने पर आधारित प्रक्रम है। इसमें देखिए कि कई भी हैं लोग, तो एक व्यक्ति जो है, इनमें से इसे हम अलग करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो सही जानकारी है या जो सही सूचना है इस व्यक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। फिर आता है अनुरूपता। अनुपालन के बाद आज्ञा पालन। आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का सबसे प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप है, जबकि अनुपालन आज्ञा पालन की तुलना में कम प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि आपसे किसी ने अनुरोध किया तब आपने अनुपालन किया। इसमें अस्वीकृति की संभावना भी होती है। अनुरूपता सबसे अप्रत्यक्ष रूप है। समूह से भी सामान्य न होने के कारण अनुरूपता का प्रदर्शन होता है। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है, इसे हम स्वगतिक प्रभाव के रूप में देखेंगे। मैं 1 मिनट आपका समय लूंगी। तो ये जो स्वगतिक प्रभाव है, यह एक अलग ही चीज है कि मान लिया जाए कि एक कमरे में सहभागियों को बैठाया गया है, अंधेरे कमरे में, और उन्हें एक प्रकाश बिंदु को देखने को कहा गया है। तो इस बिंदु को देखने के बाद जब वो व्यक्ति कहीं और देखता है तो वो थोड़ा सा बिंदु हिल गया जैसा प्रतीत होता है। तो समूह के सदस्यों को हर बार कहा गया कि कितनी दूरी तक आपको लगता है कि यह हिला, यानी कि एक औसत दूरी, बार बार ये सूचना लेने पर हम एक औसत दूरी निकाल पाते हैं। और चूंकि यह हमेशा कुछ ना कुछ बिंदु को देखा, दूसरी तरफ देखा, फिर बिंदु को देखा तो वो हिल गया, इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने के बाद एक स्वतः गतिक प्रभाव उत्पन्न होता है। ये शेरिफ का दिया हुआ था। मैं
तो यहाँ से हम देखते हैं कि यह एक व्यक्ति है जिसे लगातार पहले दिन उसका बिंदु का हिलना थोड़ा कम दिखा, फिर वो थोड़ा और कम हुआ और फिर लास्ट में वह बिंदु पर एकाग्रचित हो गया। इसी तरह एक दूसरा व्यक्ति है जिसको बिंदु का हिलना थोड़ा ज्यादा दिखा, फिर वो कम घटते घटते अपने ही स्थान पर आ गया। तीसरे व्यक्ति को की भी यही स्थिति है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भटकाव आता है बिंदु को देखने के बाद, वह धीरे धीरे कम होकर एक अंतिम सीमा यानी कि बिंदु के न हिलने की सीमा तक पहुंच जाता है। ये शेरिफ है, ये कह रहा है इसे कि ये लेफ्ट हिलेगा, ये कह रहा है ये नहीं हिलेगा, लेकिन ये सोच रहा है कि नहीं ये थोड़ा हिला है, यानी कि यह भी स्वतः गतिक प्रभाव का उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं कि शेरिफ के बाद एक और तकनीक है, इसे कहते हैं एश प्रविधि या तकनीक। अब इस एश प्रविधि या तकनीक में जो है ये एश है, इनकी ये तकनीक है। इसमें दिखाया गया है कि अनुरूपता पर किए गए इन प्रयोगों के परिणामों से क्या सीखा जा सकता है। एश ने जो प्रयोग किया उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो सहभागी हैं, वे लोग कम और ज्यादा एक तरह से अपनी सहमति देते हुए व्यक्त हो सकते हैं। यहाँ हम एक ये देख सकते हैं कि एक जो लाइन है ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे भी छोटी है। तो हम जब बार बार देखते हैं तो सोलोमन एश का इफेक्ट, जो अनुरूपता का एक इफेक्ट होगा, वो क्या होगा कि अंततः वो एक इस बीच की लाइन को हम औसत मान लेते हैं कई बार दोहराने के बाद, और यह ऐश प्रभाव को दिखाता है। देखिए वही चीज यहां भी है कि हमेशा औसत की ओर आ जाता है। अनुरूपता का ये जो सिद्धांत है, ये थोड़ा बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, और ये इन दोनों के बीच का है, तो इसे हम औसत के रूप में ही देखते हैं। अब हम देखें कि अनुरूपता के निर्धारक क्या हैं। समूह का आकार। अनुरूपता तब अधिक पाई जाती है जब समूह बड़े से अपेक्षाकृत छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? छोटे समूह में विसामान्य सदस्य को पहचानना आसान होता है, परंतु एक बड़े समूह में यदि अधिकांश सदस्यों के बीच प्रबल सहमति होती है तो वह बहुसंख्यक समूह को मजबूत बनाता है और इसलिए मानक भी सशक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक सदस्यों के अनुरूपता प्रदर्शन की संभावना अधिक होती है क्योंकि समूह दबाव प्रबल होगा। दूसरा है अल्पसंख्यक समूह का आकार। ऐश के प्रयोग से ही हम देख सकते हैं कि रेखाओं के बारे में निर्णय के कुछ प्रयासों के बाद प्रयोज यह देखता है कि एक दूसरा सहभागी प्रयोज की अनुक्रिया से सहमति प्रदर्शित करने लगता है, तब अनुरूपता प्रदर्शन की संभावना अधिक हो जाती है या कम है। जब असहमत या विसामान्य अल्पसंख्यकों का आकार बढ़ेगा तो अनुरूपता की संभावना कम होगी। वास्तव में यह समूह में विभिन्न मतधारियों या अनुपंथियों की संख्या को बढ़ा सकता है। अब हम देखें कि तीसरा है कार्य की प्रकृति। ऐश के प्रयोग में प्रयुक्त कार्य में ऐसे उत्तर की अपेक्षा की जाती है जिसका सत्यापन किया जा सकता है और वह गलत अथवा सही हो सकता है। मान लीजिए कि प्रायोगिक कार्य में किसी विषय के बारे में मत प्रकट करना निहित है। ऐसी स्थिति में कोई भी उत्तर सही या गलत नहीं होता। किस स्थिति में अनुरूपता के पाए जाने की संभावना अधिक है? पहली स्थिति जिसमें गलत या सही उत्तर की तरह कोई चीज हो, तथा दूसरी स्थिति जिसमें बिना किसी सही या गलत उत्तर के व्यापक रूप से उत्तर बदले जा सकते हो। तो संभव है कि हम सही अनुमान लगा पाते हैं। फिर है व्यवहार की सार्वजनिक या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति।
ऐश की प्रविधि में समूह के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से अपनी अनुक्रिया देने के लिए कहा जाता है, अर्थात सभी सदस्य जानते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या अनुक्रिया दी है। यद्यपि एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है जिसमें सदस्यों के व्यवहार व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि गुप्त तरह के तरीके से मतदान। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में सार्वजनिक अभिव्यक्ति की तुलना में कम अनुरूपता पाई जाती है। फिर है व्यक्तित्व। ऊपर जो भी वर्णित दशाएं हमने जो भी चीजें हमने बताई हैं वो स्थितिपरक विशेषताएं प्रदर्शित अनुरूपता के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। कुछ व्यक्तियों का व्यक्तित्व अनुरूपता परक होता है। अधिकांश स्थितियों में दूसरे लोग जो कहते हैं या करते हैं उसके अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की ऐसे व्यक्तियों की एक प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं और वे किसी विशिष्ट स्थिति में कैसे व्यवहार करना है इसके लिए किसी मानक की तलाश करते हैं। एक बार फिर हम ऐश के प्रयोग पर चलते हैं। इसे देखने के लिए एक और प्रयोग किया गया। पीछे जो बातें हमने बताई उसके अलावा एक प्रयोग किया गया समूह दबाव और अनुरूपता को जानने के संबंध में, कि वैसी स्थिति में कितनी अनुरूपता होगी जब समूह का एक सदस्य शेष समूह द्वारा एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने या निर्णय देने के लिए दबाव का अनुभव करता है। तो कुछ व्यक्तियों को लिया गया, जैसे 7 व्यक्तियों को लेकर एक प्रयोग जो कि दृष्टि परीक्षण है, इसे देखना है, इस पर आधारित था। तो इसमें देखा गया कि जो लंबी रेखा है उसकी तुलना में जो 3 और अलग अलग रेखाएं हैं, इस रेखा की तुलना इन तीनों से करनी है और ये बताना है कि इस रेखा के जैसी कौन सी रेखा है। तो हम लोग इसे देखेंगे। और तो पहली बार में 5 व्यक्ति ने सही उत्तर दिया, दूसरी बार में उन्हें लगा कि नहीं ये नहीं है ये है, तो इस तरह से सही गलत उत्तर आते रहे। इसके बाद देखा गया कि अधिकांश जो प्रयोज्य हैं, कई दौर चले देखने के और मिलाने के, तो अधिकांश प्रयोज्य लगभग 70% जो सूचना आई वो सही आई कि ये और ये दोनों ही अनुरूप हैं। अनुरूपता सूचनात्मक प्रभाव, ऐसा प्रभाव जो वास्तविकता के बजाय साक्ष्यों को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार की तर्कसंगत अनुरूपता को दूसरों के कार्यों के द्वारा संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के रूप में समझा जा सकता है। हम व्यक्तियों का प्रेक्षण करके सीखते हैं जो अनेक सामाजिक परंपराओं के बारे में सूचना के सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। फिर देखते हैं कि मानकीय प्रभाव, व्यक्ति की दूसरों से स्वीकृति या प्रशंसा पाने को इच्छा पर आधारित प्रभाव के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थितियों में लोग अनुरूपता का प्रदर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि समूह में विसामान्यता बहिष्कार या कम से कम अस्वीकरण या किसी प्रकार के दंड को उत्पन्न कर सकती है। यह सामान्यतः देखा गया है कि समूह बहुमत अंतिम निर्णय का निर्धारण करता है, परंतु कुछ दशाओं में अल्पसंख्यक अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। यह तब घटित होता है जब अल्पसंख्यक एक दृढ़ एवं अटल आधार बनाता है जिसके कारण बहुसंख्यकों के दृष्टिकोण की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। यह समूह में एक द्वंद्व उत्पन्न करता है। इसके बाद अनुपालन और आज्ञापालन पर भी हम आएंगे। फिलहाल हम कुछ प्रश्नों को देख लें। केलमैन के द्वारा सामाजिक प्रभाव के 3 तत्वों में कौन एक नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इस अध्याय के ये चौथे भाग को हमने अभी खत्म किया। 5वें भाग को भी लेकर हम जल्द ही हाजिर होते हैं। इनमें जो 2 प्रयोग दिखाए गए हैं उन प्रयोगों को बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, तभी वो प्रयोग समझ में आएंगे। तो मैं 5वें भाग को लेकर तुरंत उपस्थित होती हूँ।